नमस्कार। सवाल आज का देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल कीर्तनी। मिडिल ईस्ट एक बार फिर बारूद के ढेर पर खड़ा है। लेबनान से लेकर गाजा, वेस्ट बैंक और खाड़ी तक हालात लगातार विस्फोटक होते जा रहे हैं। दक्षिणी लेबनान में इजरायली हमलों ने तबाही का नया अध्याय खोल दिया है। लेबनानी सेना के ब्रिगेडियर जनरल विसाम सबरा समेत कई लोगों की मौत ने पूरे क्षेत्र में तनाव और बढ़ा दिया है। दूसरी तरफ ईरान ने अमेरिका पर सीजफायर तोड़ने का आरोप लगाकर बड़ा कूटनीतिक हमला बोला है। अमेरिका का दावा है कि उसने हॉर्मुज की ओर बढ़ रहे 4 ईरानी ड्रोन मार गिराए और केशम द्वीप की रडार साइट्स को निशाना बनाया। जवाब में ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलें दागी, जिन्हें इंटरसेप्ट करने का दावा किया गया। इस बीच इसराइल लेबनान सीमा पर लगातार बमबारी, दक्षिणी इलाकों में लोगों का पलायन और बढ़ती सैन्य गतिविधियां संकेत दे रही हैं कि ये संघर्ष लंबा और खतरनाक रूप ले सकता है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या मध्य पूर्व अब क्षेत्रीय युद्ध की ओर बढ़ रहा है, और क्या अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच टकराव पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा को प्रभावित करेगा, और क्या कूटनीति अब भी इस आग को रोक सकती है। पहले एक आपको रिपोर्ट दिखाएंगे, फिर हम चर्चा का रुख करेंगे। दो खास मेहमान हमारे जुड़ चुके हैं, उनसे भी सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे। मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष अब केवल गाजा तक सीमित नहीं रह गया है। लेबनान, ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच बढ़ता तनाव पूरे क्षेत्र को एक बड़े संकट की ओर धकेलता नजर आ रहा है। दक्षिणी लेबनान में इजरायली हमलों ने हालात को और गंभीर बना दिया है। इन हमलों में लेबनानी सेना के ब्रिगेडियर जनरल विसाम सबरा समेत कई लोगों की मौत हुई है, जिससे क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है। लेबनान सरकार ने इन हमलों को अपनी संप्रभुता का खुला उल्लंघन बताया है। राष्ट्रपति जोसेफ ऑन ने कहा है कि लगातार हो रहे हमले क्षेत्रीय स्थिरता के लिए बड़ा खतरा बन चुके हैं। वहीं हिजबुल्लाह ने भी स्पष्ट किया है कि लेबनान को किसी भी अंतर्राष्ट्रीय शक्ति संघर्ष का मोहरा नहीं बनने दिया जाएगा। दक्षिणी लेबनान में लगातार हो रही बमबारी ने मानवीय संकट को और गहरा कर दिया है। स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार हजारों लोग प्रभावित हुए हैं और बड़ी संख्या में नागरिकों को अपने घर छोड़ने पड़े हैं। रिहायशी इलाकों में बढ़ते हमलों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी चिंता जता रहा है। इसी बीच अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव ने स्थिति को और जटिल बना दिया है। अमेरिका ने दावा किया है कि उसने खाड़ी क्षेत्र में ईरानी ड्रोन को निशाना बनाया, जबकि ईरान ने इसे क्षेत्रीय शांति के लिए खतरा बताया है। दोनों देशों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। तनाव उस समय और बढ़ गया जब ईरान की ओर से बैलिस्टिक मिसाइल दागे जाने की खबरें सामने आई। हालांकि अमेरिकी और सहयोगी देशों ने इन मिसाइलों को रोकने का दावा किया है, लेकिन इस घटनाक्रम ने पूरे खाड़ी क्षेत्र में सुरक्षा चिंताओं को बढ़ा दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि अमेरिका और ईरान के बीच चल रही कूटनीतिक बातचीत सफल नहीं होती, तो हालात और अधिक गंभीर हो सकते हैं। इसका असर केवल मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वैश्विक तेल बाजार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और विश्व अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है। दूसरी ओर इजराइल के भीतर भी युद्ध को लेकर राजनीतिक दबाव बढ़ रहा है। वहीं वेस्ट बैंक और अन्य फिलिस्तीनी क्षेत्रों में हिंसा की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने सभी पक्षों से संयम बरतने और कूटनीतिक समाधान तलाशने की अपील की है। फिलहाल पूरी दुनिया की नजर इस बात पर टिकी है कि क्या कूटनीति इस संकट को रोक पाएगी या फिर मिडिल ईस्ट एक बड़े क्षेत्रीय संघर्ष की ओर बढ़ेगा। क्योंकि यदि यह टकराव और बढ़ता है तो इसके परिणाम केवल क्षेत्रीय नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर महसूस किए जाएंगे। तो ये आपको रिपोर्ट हमने दिखाई है। आप रुक करेंगे, हम चर्चा का दो खास मेहमान हमारे जुड़ चुके हैं और इनसे भी इन बातों को समझने की हम कोशिश करेंगे। दो खास मेहमान हमारे साथ मेजर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह है हमारे साथ। सर डिफेंस एक्सपर्ट सर, धन्यवाद, शुक्रिया समय देने के लिए। और करोड़ी सिंह सर है हमारे साथ, फॉरेन एक्सपर्ट सर, धन्यवाद, शुक्रिया समय देने के लिए, कीमती समय साझा करने के लिए। शुरुआत करूंगा मैं करोड़ी सिंह सर से। सर, क्या लेबनान अब इसराइल ईरान संघर्ष का स्थायी युद्ध क्षेत्र बनता जा रहा है? क्या अमेरिका वास्तव में युद्ध रोकना चाहता है या रणनीतिक दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, और जो कि कामयाबी मिलने नहीं? जी सर। देखिए, अमेरिका ने लेबनान और इजराइल के बीच में युद्ध बंदी का समझौता करवा दिया। 4 राउंड की बातचीत चली। चौथे राउंड में ये किया कि भाई युद्ध बंदी हो जाए, लेकिन इजराइल का यह कहना है कि समझौता हुआ है और लेबनानी गवर्नमेंट के साथ हुआ है, हिजबुल्लाह से नहीं हुआ है।
और लेबनानी गवर्नमेंट है वो हिजबुल्लाह को खत्म करने में मदद नहीं कर रही है, और मुझे हिजबुल्लाह को खत्म करना है। और लेबनान के बहुत से पार्ट पे कब्जा भी कर लिया है ईरान ने, इजराइल ने ऑलरेडी। तो जो यूरोपियन कंट्री हैं, विशेष रूप से फ्रांस, इटली, स्पेन, इवन जर्मनी, ये बहुत नाराज हैं। और नाराजी नहीं, वो इजराइल से ये कह रहे हैं सैंक्शन लगाएंगे इजराइल पे, यहाँ तक की बातें चल रही है। तो ट्रंप को भी ऐसा लग रहा है कि लेबनान की स्थिति जैसी बन रही है, और यूरोप के जो अमेरिका के मित्र राष्ट्र हैं वो भी अगर इजराइल के अगेंस्ट में हैं, तो इजराइल को लंबे समय तक समर्थन देना खतरे से खाली नहीं है अमेरिका के लिए। इसलिए नेतन्याहू और उनके बीच में बातचीत भी हो गई है, थोड़ा हॉट डायलॉग भी हो गया। लेकिन अब एक मामला और अमेरिका में सामने आया है। इजराइल ने पेंटागन और अमेरिकन डिफेंस स्ट्रक्चर है उसमें जासूसी करवाई है बहुत ज्यादा, और वो अमेरिका में बहुत बड़ा मुद्दा बन रहा है कि ट्रंप ने अमेरिका की सुरक्षा को, अमेरिका के प्रभाव को दुनिया में कम किया है, सुरक्षा को खतरे में डाल दिया है। क्योंकि बिना अमेरिका के, वैसे तो इजराइल को अमेरिका सपोर्ट करता है, कूटनीतिक दृष्टि से भी करता है और प्रतिरक्षा के सामान की दृष्टि से भी करता है। लेकिन उसी अपने जो अच्छा पार्टनर है जो आपकी मदद कर रहा है, उसके नॉलेज के बिना अगर आप जासूसी करवाते हैं, और अमेरिका प्रभावशाली राष्ट्र, बड़ा राष्ट्र, और छोटे होके आप ये कर रहे हैं, तो अमेरिका में एक तरह की तूफान की सी स्थिति है। ट्रंप के लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है घरेलू मामले में, वो घिर गए हैं उसको मामले को लेके। और देखिए इजराइल के, हम कहते हैं मोसाद का, जासूसी का तो बड़ा नेटवर्क है, जासूसी करवाता है, जासूसी सभी देश करवाते हैं, और हर देश का जासूसी का घोंसला दूसरे देश में होता है। कितने बड़े घोंसले हैं मालूम नहीं, लेकिन इजराइल का और अमेरिका का जिस तरह का घनिष्ठ संबंध है, तो वहां पे, और पहले भी इजराइल पे आरोप लगते रहे हैं, मोसाद पे अमेरिका में आरोप लगते रहे हैं कि जो इजराइल का समर्थन करने वाला लीडर नहीं है उसको हराने के लिए पूरी जो इजरायली लॉबी है वो लग जाती है, और पैसा भी देते हैं इजरायली। जी। लेकिन वो तो एक अलग चीज है, पैसा देना हटाना। लेकिन मोसाद के द्वारा जासूसी एजेंसी जासूसी करना और सुरक्षा संबंधी डॉक्यूमेंट्स को चुराना या उनके बारे में सूचनाएं इकट्ठी करना, ये बहुत खतरनाक स्थिति है। तो वहां ट्रंप साहब घिर गए हैं। तो अब दिक्कत यह है कि ईरान ने इसीलिए ये कहा है कि जब बातचीत हो अमेरिका के साथ, तो बातचीत में लेबनान का और यमन के इश्यू भी साथ में जोड़े जाएं, उसके बिना बातचीत नहीं हो सकती। ट्रंप ने ये ऑलरेडी कह दिया है कि जो अब्राहम अकॉर्ड्स हैं उन पे आप साइन करो, वो मिडिल ईस्ट के देश नहीं करते हैं। तो इससे स्थिति क्या बन रही है, क्या स्टैंड स्टिल रहेगी या किस दिशा में जाएगी, देखिए ये चिंता की बात है। क्या कोई हॉट वार होगा जैसे पहले 40 दिन हुआ, उसकी संभावनाएं मुझे नहीं लग रही हैं, क्योंकि न ईरान चाहता है न अमेरिका चाहता है। इजराइल अकेला उस सीमा तक नहीं जाएगा क्योंकि डिस्टेंस बहुत है और ईरान इतना कमजोर नहीं है, वो स्थिति तो नहीं बनेगी। क्या समझौता होगा, तो ऐसी स्थिति में समझौता भी नहीं होता लग रहा है, क्योंकि ट्रंप के लिए अगर ह्यूमिलिएट होके या ऐसा समझौता कर लिया जिसमें अमेरिका को कोई फायदा नहीं हो, अमेरिका की प्रतिष्ठा भी गिरे, तो वो तो और मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि घरेलू राजनीति में ट्रंप बहुत ज्यादा घिर गए हैं, क्योंकि कुछ दिनों पहले तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने उसके पावर कम करते हुए एक प्रस्ताव पास कर दिया था जो सीनेट में जाएगा, वहां देखते हैं। और अब ये जो आने वाला है, इससे घरेलू राजनीति में वो घिर गए हैं। तो अब क्या करें, उनके सामने कोई रास्ता नहीं निकल रहा है। तो ये मुझे लगता है वो वियतनाम ट्रैप की तरह से हो गया है अमेरिका के लिए। अब देखते हैं किस तरह से जाता है, लेकिन इजराइल रुकना नहीं चाहेगा, और इजराइल अकेला लड़ भी नहीं चाहेगा, लड़ भी नहीं सकता अमेरिका के बिना। तो इजराइल का क्या हाल होगा, मुझे लगता है कि नेतन्याहू को अब सत्ता से हटना पड़ सकता है। अब जिस तरह के हालात बने, वैसे ही चुनाव आने वाले हैं, वहां भी 2-3 महीने बाद तो वैसे ही हटेंगे। और ट्रंप ने तो यहां तक कह दिया कि मैंने तो आप पे आरोप लगे हुए थे, आपके प्रेसिडेंट को कह के कहा कि समाधान कर दो इन पे भ्रष्टाचार के जो आरोप हैं, और फिर भी आप अगर इस सीमा तक जाते हैं तो बात नहीं मानते हैं जिस पे आप डिपेंडेंट हैं। तो मुझे लगता है कि इजराइल के लिए ज्यादा खतरनाक होगा। और जो इजराइल ये चाहता था
कि मैं अरब कंट्रीज को ईरान से लड़वा दूंगा, वो भी सफल नहीं हुए। हाँ, इजराइल ने यूएई को, बहरीन को, कुवैत को, इनको जरूर अपने अलायंस में प्रैक्टिकली एक अलायंस बना लिया है, साथ ले लिया है। लेकिन सऊदी बहुत बड़ा कंट्री है, कतर उसमें नहीं जा रहा है, और ये ओमान नहीं जा रहा है उनके उनके साथ। तो लड़ना भी मुझे लगता नहीं कि ईरान से ये जो मुस्लिम कंट्रीज हैं ये भी के इजराइल के साथ लड़ने तक की हद तक जाएंगे। तो अब मुझे लगता है कि अल्टीमेटली समझौता करना पड़ेगा, लेकिन डिग्निफाइड तरीके से अमेरिका कैसे निकले, और इजराइल भी के सामने भी अब संकट है कि क्या करे। मुझे लगता है नेतन्याहू बहुत जल्दी जा सकते हैं कि ये स्थिति बनी तो। जी ठीक है सर, मैं करता हूँ दोबारा आपका, मैं करूंगा मेजर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह का, उनका करूंगा मैं। सर, दक्षिणी लेबनान में इजरायली की सैन्य रणनीति कितनी प्रभावी दिख रही है आज के दौर में? क्या हिजबुल्लाह अब भी इजराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है? बड़ा अच्छा सवाल पूछा है आपने जी। देखिए, दक्षिण लेबनान में इसराइल के साथ अभी भी तनातनी चालू है और रहेगी मेरे ख्याल से। आप कितने भी वहां पर संघर्ष कर लें, पीस टॉक्स कर लें, शांति वार्ता की बात कर लें, लेकिन मुश्किल लग रहा है इनका दोस्ती करना, शांति पे बात करना इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा मुश्किल लग रहा है मेरे को। जब इस्लामाबाद में शांति वार्ता की पहली बात हो रही थी, इस्लामाबाद टॉक्स वन, सीज फायर टॉक्स, तब इसराइल ने लेबनान के अंदर हमले कर दिए थे। उससे इसराइल ने एक संदेश भी दिया कि भाई पाकिस्तान हमको नहीं मानता है, हम नहीं शामिल हुए इस टॉक्स में, लेकिन ये लो हम मारेंगे लेबनान को। बहुत जाके बाद में वॉशिंगटन के अंदर बात हुई कि ओके, लेबनान और इसराइल के बीच में सीज फायर हुआ। इसराइल ने बोला कि लेबनान का पार्ट सीज फायर के डील के अंदर इंक्लूडेड नहीं था, और जेडी वांस अमेरिका के से उन्होंने भी क्लैरिफाई किया कि नहीं, लेबनान के बारे में जिक्र नहीं था। अब हिजबुल्ला जो है बहुत डोमिनेंट है लेबनान में, हिजबुल्ला जो है बहुत ही अग्रेसिव हुआ है। और देखिए, हुईती, हमस, हिजबुल्ला जो कि ईरान के प्रॉक्सी हैं, हिजबुल्ला इजराइल के ऊपर हमले करता है, अगर भारी कोई पड़ता है तो वो हिजबुल्ला है इजराइल के ऊपर। जी और जो हमस है, 7 अक्टूबर को कुछ अधिक साल पहले जो घटना घटी वो हमस ने करी, और हमस का बहुत ज्यादा नुकसान भी हुआ बाद में। फिर इसराइल ने गुस्से में आके पता नहीं कितने कितने ना जाने मासूम खवातीन, बुजुर्ग, निहत्ते, सिविलियंस, बच्चे, बुजुर्ग खात्मा कर दिया इसी चक्कर में। अब देखिए, यहाँ पर बहुत ही पेचीदा सिचुएशन इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि मैं आपको 2-4 पॉइंट गिनाता हूँ मैं, साहिल भाई। अमेरिका की जो मिलिट्री है उसने अभी 2 ईरानी ड्रोन्स को गिराया है, जो कि अंतरराष्ट्रीय मैरीटाइम ट्रैफिक के ऊपर से, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के पास। और उन्होंने कहा है कि भाई ये ईरानी ड्रोन्स वहां पर तनाव मचा रहे थे। इजरायली फोर्सेस जो हैं उन्होंने 3 हाई रैंकिंग सोल्जर्स को अटैक्स में लेबनान के अंदर मारा है, और 8 फिलिस्तीनी हैं, इनको मारा है गाजा सिटी के अंदर उनके एनकैम्पमेंट में। पाकिस्तान के जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने एक इंपॉर्टेंट मैसेज दिया है मीडिएटर इस्लामाबाद की तरफ से ईरान को, ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खुमैनी को, कि भाई आप ये अमेरिका और इजराइल की और जो जंग है इसको खत्म करिए। और जैसे कि किरोड़ी सर ने बिल्कुल सही कहा कि बाकी जो मुस्लिम राष्ट्र हैं वो ईरान को शायद सपोर्ट नहीं करेंगे, बिल्कुल बात सही है। देखिए, जो इजिप्ट, जॉर्डन, कतर, सऊदी अरेबिया, इन्होंने सबने कंडेम किया है ईरान के हमले को, लेटेस्ट हमले को बहरीन और कुवैत पे। जी तेहरान जो ईरान की राजधानी है, उन्होंने बोला है कि जो इन्होंने अटैक करे वो थे क्योंकि अमेरिका ने इनके कोस्टल रीजन्स पे अटैक किया था, तो उनके सैन्य स्थानों पर उन्होंने निशाना बनाया। और जो तनाव बना हुआ है, ये तनाव इतना भी आसान नहीं है कि ये यूं ही सुलझ जाए।
ये बहुत ही पेचीदा सिचुएशन बन रखी है। और क्या लेबनान और इजराइल के बीच में कोई एक ऐसा सीज फायर, कोई ऐसी डील हो पाएगी? अगर होती भी है, चलिए मैं मानता हूं होती भी है, क्या वो लास्ट कर पाएगी? अगर लास्ट नहीं भी होती है, क्या इस पे अमल रहेगा? बड़ा मुश्किल बात है ये। जी। और मुझे लगता नहीं कि यहाँ पर इजराइल, चाहे लेबनान हो चाहे इजराइल हो, दोनों में तनातनी चलती रहेगी यहाँ पर। जी साहिल भाई। ठीक है, मैं करता हूँ रुख दोबारा आपका, मैं रुख करूंगा करोड़ी सिंह सर का। अच्छा सर, आपसे ये समझेंगे कि क्या इसराइल की जो लेबनान नीति है उसको अंतर्राष्ट्रीय कानून किस नजरिए से देखता है? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय कानून तो पहले ही इजराइल ने मानना बंद कर रखा है हर मामले में। और यही नहीं, गाजा में जब वो फ्लोटिला वाले आए थे, मानव अधिकार कार्यकर्ता या मानवीय सहायता वाले कई जहाज आए थे, और 3 बार आ चुके हैं, पिछले महीने भी आए थे। तो उनके साथ इंटरनेशनल टेरिटोरियल वाटर में जो सलूक किया उन्होंने, उनको अरेस्ट किया, वो उनके पास हथियार नहीं थे, वो लड़ने के लिए नहीं आए थे, न इजराइल के टेरिटोरियल वाटर में आए, लेकिन इंटरनेशनल वाटर में जाके उनको जिस तरह से अरेस्ट किया और उनके जहाजों को किया, वो खाने पीने का सामान था, उनके पास कुछ नहीं था, जो यहाँ जो सफर कर रहे हैं उनके लिए लेके आए थे। तो उससे पूरे यूरोपियन कंट्रीज ने खूब क्रिटिसाइज किया कि इस तरह का इजराइल को नहीं करना चाहिए, हम इजराइल पे सैंक्शन लगाएंगे, इस बात को वो कह चुके हैं। और यही बात वो लेबनान को लेके भी कह चुके हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय कानून का तो कहीं कोई दृष्टिकोण है ही नहीं इजराइल में। और इजराइल ने तो यहाँ तक कह दिया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्कर्स हैं, उनको हम इजराइल में वीजा ही नहीं देंगे, आने नहीं देंगे। तो इजराइल तो अंतर्राष्ट्रीय कानून को मान ही नहीं रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे दुनिया के देश हैं, कुछ एक्सेप्शन छोड़ दीजिए, 3/4 देश ये कह चुके कि आपकी समस्या का एक ही समाधान है, पैलेस्टाइन और इजराइल दोनों साथ साथ रहे। हमास बुरा है, हमास को कोई समर्थन नहीं कर रहा है, लेकिन समाधान पूरी दुनिया यह कह रही है कि एक ही रास्ता है कि आप साथ साथ रहे। इजराइल इसको मानने के लिए किसी भी हालत में तैयार नहीं है। तो अंतर्राष्ट्रीय कानून की तो कोई बात ही नहीं। ठीक है, इजराइल ये कह सकता है कि हम जी। इंटरनेशनल कोर्ट के मेंबर नहीं हैं, कोई तो उसका आईसीजे वाला तो मामला ठीक है, वो कह देंगे हम मेंबर नहीं है, तो उनका जो जजमेंट है हमारे ऊपर अप्लाई नहीं होता। लेकिन अगर अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट कोई जजमेंट भी देता है तो उसका कुछ अर्थ तो होता है ना, चाहे आप मेंबर हो या नहीं हो, क्योंकि उसके दुनिया के बहुत से देश मेंबर हैं, तो उन्होंने ऑलरेडी उसको क्रिमिनल डिक्लेयर कर रखा है, उनको, उनके जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, कई लोगों को। तो ऐसी स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय कानून का तो कहीं पालन ही नहीं कर रहे। अंतर्राष्ट्रीय कानून की तो बहुत सी सीमाएं होती हैं कि आप किस तरीके से रहोगे। तो वो यूएन के वर्कर हैं, उनको भी मारा है, जर्नलिस्ट को भी मार रहे हैं, लेबनान में भी जर्नलिस्ट को मारा है, यूएन वर्कर्स को भी मारा। और अब नहीं, पहले जो लाइन थी वहां पे बीच में, जो संयुक्त राष्ट्र संघ मैनेज कर रहे थे, जो पीस कीपिंग टाइप की फोर्सेस थी, उनको भी वहां इजराइल ने मारा जब लेबनान में शुरू किया। तो ऐसे हालत में इजराइल से ये एक्सपेक्ट करना कि वो किसी रूप में अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करेगा, ये असंभव है। और ये तो देखिए साहिल, एक कॉमन सेंस की बात है। आज मान लीजिए आपके फोर फादर्स 2000 साल पहले या 3000 साल पहले कहीं से आए हैं, और आप वहां जाके कब्जा कर लोगे कि ये तो हमारे फोर फादर्स यहाँ से गए थे। इजराइल ने, यहूदी ने तो यही किया है। ठीक है, ब्रिटेन ने, अमेरिका ने, यूरोपियन देशों ने उस समय समर्थन किया, क्योंकि जर्मनी ने जूज के साथ बहुत अन्याय किया था, वो होलोकास्ट था। तो उन्होंने सोचा भाई इनको कहीं ना कहीं तो रहना है, तो यहाँ से ओरिजिन है इनका, तो यहाँ कुछ जमीन दे दी जाए, क्योंकि उस समय ब्रिटेन के अधीन था सब कुछ। तो वो जमीन दे दी, तो अब तो वो शांति से रहे ना उतने में। अभी भी उन्होंने एक सपना ले रखा है कि हम ग्रेटर इजराइल बनाएंगे और दूसरे पार्ट्स को भी ले लेंगे। तो ऐसी स्थिति में ये एक्सपेक्ट करना कि किसी रूप में वो अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करेंगे। लेकिन अमेरिका का जो समर्थन है वो उनके हौसले बढ़ा देता है, अमेरिका को उस पर थोड़ा बहुत कंट्रोल करके। और देखिए, पहले वाले जो प्रेसिडेंट थे ट्रंप से पहले, इजराइल का समर्थन तो करते थे, इजराइल के समर्थन में लड़ने के लिए कभी नहीं आए।
नेतन्याहू ने उनको कन्विंस करने की कोशिश की, बाइडेन को भी, ओबामा को भी, कि आपका और हमारा हित जुड़ा हुआ है, आपकी सुरक्षा हमारी सुरक्षा है, अगर आप मदद नहीं करोगे तो उन्होंने कहा हम मदद कर देंगे, आपका युद्ध हम नहीं लड़ेंगे। जी। तो अब ट्रंप साहब आ गए हैं और ट्रंप साहब की जो टीम है वो एक, अगर जेडी वेंस को थोड़ा सा साइडलाइन कर दें तो इस तरह की टीम है कि वो डिबंकिंग वाली टीम है, बंडाफोड़ वाली। वो जिस जिस इंस्टीट्यूशन में काम किया, चाहे वो हेक्सेट हो, तुलसी गैबार्ड हो, जो काश पटेल हो, या जो दूसरे हैं बेसेंट हैं, ये जिन जिन संस्थाओं में काम किया, इवन ट्रंप हिमसेल्फ, भाई डेमोक्रेसी से ट्रंप जीत के आए थे, और जब 2021 में क्या किया उन्होंने, कैपिटल हॉल पे जिस तरह अटैक करवाया, कितने ने केस बने। तो जिस तरीके का एक तरह का भंडाफोड़ वाला एटीट्यूड है, वो लोग सब इकट्ठे हो गए। ये दूसरों को नुकसान करें या न करें, दुनिया को तो नुकसान हो गई, ये स्वयं अमेरिका के लिए भी नुकसान की स्थिति बन रही है। और अब अमेरिकन रियलाइज करने लग गए हैं, और इसीलिए वो भंडाफोड़ हुआ है। उसका जो इजराइल वाले जासूसी कर रहे हैं, पेंटागन तक की इंफॉर्मेशन चुरा रहे हैं, तो वो भी सामने आ गया है कांड। तो अब पूरी तरह से अमेरिकन समझने लग गए हैं। मुझे लगता है ट्रंप के लिए बड़ा मुश्किल होगा इजराइल का साथ निभाना, और इजराइल अंतर्राष्ट्रीय कानून को मानेगा नहीं तो इजराइल के लिए और संकट बढ़ेगा, क्योंकि ईरान कभी भी इजराइल से समझौता हो ही नहीं सकता कि ईरान का। तो अगर अब इजराइल अगर आगे कुछ बढ़ेगा तो निश्चित रूप से अगर अमेरिका आज विड्रा कर लेता है तो इजराइल के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। ईरान डायरेक्ट फिर इंटरफेरेंस करेगा लेबनान के मामले में, तो मुश्किल हो जाएगा। और तो इजराइल स्वयं के लिए भी संकट खड़ा कर रहा है, और अमेरिका के लिए तो संकट ऑलरेडी खड़ा कर दिया है। जी साहिब। ठीक है सर, मैं करता हूँ रुख आपका दोबारा से, मैं रुख करूंगा डॉक्टर मोहम्मद अली शाह सर का। सर, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अगर संघर्ष बढ़ता है तो क्या वैश्विक सुरक्षा पर इसका असर पड़ेगा, और पड़ेगा तो कितना पड़ेगा? और ये जो संघर्ष चल रहा है, क्या अब ये साइबर और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध की दिशा में अग्रसर हो चुका है? बिल्कुल साहिल भाई, 100% सही बात है। देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो तनाव है, जहां तक मैं भाप पाया हूं, अभी कम नहीं होएगा। अभी बदकिस्मती से, मैं चाहता हूं कि ऐसा ना हो, लेकिन जो मैं आकलन, जो मैं ऑब्जर्वेशन, जो मैं मेरा एनालिसिस है, वो अभी और बढ़ेगा। अभी अभी तो बढ़ने वाला है, अभी तो बस शुरुआत है। तो ये, इसके बारे में हमको तैयारी करनी चाहिए कि भाई इसमें जाहिर सी बात है कि भाई एनर्जी, तेल, फ्यूल, गैस की कमी होगी, और इसको ऑलरेडी हमको बजट कर कर चलना चाहिए, क्योंकि तनाव तो रुक नहीं रहे हैं वहां पे इसराइल के अंदर। बल्कि शूटिंग इंसिडेंट हुए हैं, 3 जगहों पे शूटिंग इंसिडेंट हुए हैं। एक पेट्रोल स्टेशन पे हुआ है, और वहां की पुलिस का कहना है कि एक अरब इजरायली को मार गिराया है। और वहां के मिनिस्टर जो है नेशनल सिक्योरिटी के, इतमार बेन गिविर, इतमार बेन गिविर ने बोला है कि एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा अगर वो जो भी इसने भी शूटिंग करी है वो पकड़ा गया तो। और वहां की लोकल मीडिया ने बोला कि एक सस्पेक्ट था, को एक सस्पेक्ट गोली लगी थी, और एक अटैक हुआ था, एक मैनहंट लॉन्च कर दिया है। तो जिस तरीके के तनाव बढ़े हैं, चाहे आतंकी हमले वहां पे बढ़े हों, चाहे वहां पे ईरान, अमेरिका, इसराइल का तनाव बढ़ा हो, और ये बेन गिवर ने ये ट्विटर पे बोला है। इतमार बेन गिवर जो है इसराइल के जो नेशनल सिक्योरिटी के मिनिस्टर हैं। तो जी। इससे मैं देख रहा हूँ कि तनाव तो अभी और बढ़ना बाकी है अभी, और बड़ा आगे बढ़ेगा। जी ठीक है, मैं करता हूँ रुख दोबारा आपका सर। मैं रुख करूंगा करोड़ी सर का। सर, ईरान अमेरिका 24 अरब डॉलर डील कितनी महत्वपूर्ण आप समझते हैं? और जो नेतन्याहू के हालात बने हुए हैं घरेलू राजनीति में, उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? पहले भी आपने वैसे बात रखी है इस पे। तो जहां पे अमेरिका की बात आती है, तो अमेरिका इजराइल रिश्तों में क्या वास्तविक दरार दिखाई देने लगी है? देखिए, आपके दो सवाल हैं। एक तो जी। 24 बिलियन डॉलर जो ईरान के सीज कर रखे हैं उनको रिलीज करने की बात है। उसके लिए अमेरिका ने यह कह दिया है कि उसको हम ईरान को नहीं देंगे, और उसकी जगह ईरान ने जो मिडिल ईस्टर्न कंट्री, जिसे कुवैत है, बहरीन है, या यूएई में जो नुकसान किया है ईरान ने, उसको रिकंस्ट्रक्ट करेंगे, उसमें उनको उन पैसों को लगाएंगे।
लेकिन उसके लिए ईरान ऑफिशियली तो ईरान तो कभी तैयार हो ही नहीं सकता। तो आपके पास पैसे हैं, अमेरिका ने या इन्होंने जो कतर है, इन कंट्रीज ने सीज कर रखे हैं, वो अपने लेवल पे यूज करें। तो वो चाहे खुद का पैसा यूज करें, चाहे ईरान वाला जो उन्होंने सीज कर रखा है उसको करें। लेकिन इस तरह के सीज किए हुए पैसे को यूज करने का एक प्रोसीजर है अंतरराष्ट्रीय स्तर पे। वो आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। ये रशिया के पैसों का भी मामला है, वो भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पे विवाद बना हुआ है, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम यूक्रेन के रिकंस्ट्रक्शन में लगाएंगे वो पैसा, लेकिन रशिया उसके लिए तैयार नहीं हुआ और न ईरान इसके लिए तैयार होगा। तो इस पैसे का किस तरीके से होगा, मुझे लगता है कि अल्टीमेटली कुछ पैसा रिलीज करना पड़ेगा जो समझौते का पार्ट होगा, जब समझौता होगा। और मुझे लगता है उस न्यूक्लियर वाला तो उसके बाद आएगा। अभी तो मुद्दे होर्मुज है और जो पैसा रिलीज करने का है ईरान का, और ईरान का खुद का पैसा है। तो आप यूनिलेटरली किसी का पैसा सीज कर लेंगे, तो ये तो कोई किसी रूप में कोई कानून अलाउ नहीं करता। नहीं, सैंक्शन आप किस बात के लगा रहे हैं, किसी भी संप्रभु राष्ट्र पे आप सैंक्शन लगा रहे हैं, और इसीलिए चाइना और रशिया ने उन सैंक्शंस को वायलेट कर दिया है। चाइना ने जो गैस पाइपलाइन है, पाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, चाइना तक का प्रपोजल ऑलरेडी तय कर लिया है, और वो काम शुरू करने के लिए कह दिया है कि ये पाइपलाइन हम बनाएंगे और ईरान के साथ हमारे रिश्ते चलेंगे इस तरीके से। और वहां पे जो भी व्यापार होगा वो युआन में होगा, डॉलर को बाईपास कर दिया है। तो उसमें सेंट्रल एशियन कंट्री और चाइना आ गए हैं। तो अमेरिका को कितना नुकसान होगा जब डॉलर में व्यापार नहीं होगा, तो डॉलर कितना कमजोर होगा। तो ये तो ऑलरेडी हो चुका है। अब देखिए, आपने जो ईरान इजराइल वाली बात कही नेतन्याहू की, देखिए ट्रंप साहब नेतन्याहू को कह चुके हैं कि आप पे क्रिमिनल चार्जेस थे, और मैंने आपके प्रेसिडेंट को कह के आपको समाधान करवाया है कि वो आपको माफ कर दें, आप पे जो चार्ज लगे हुए हैं, आप तो जेल जाओगे। इस तरह का ट्रंप खुद कह चुके हैं नेतन्याहू को, जो सामने आ चुका है मीडिया में। तो इतने जब डिफरेंसेस हैं, और अब जो वहां पे इंटेलिजेंस वाला मामला सामने आ गया है कि जिस तरह मोसाद ने वहां पे जासूसी की पेंटागन में, तो अमेरिका और इजराइल के रिश्ते तो खराब होंगे, लेकिन जूज लॉबी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि ज्यादा रिश्ते बिगड़ने नहीं देंगे। क्योंकि जूज लॉबी है, वो वहां के जो चुनाव होता है, वहां के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव या सीनेट के, जो इजराइल के अगेंस्ट में होता है, उनको हराने का भी काम भी करते हैं। और पहले भी इजराइल पे आरोप लगते रहे हैं कि जो एंटी इजराइल पॉलिटिशियन रहे हैं अमेरिका में, उनको एलिमिनेट भी करवाया है मोसाद ने। उनके बहुत से एविडेंस नहीं होते, लेकिन आरोप लगे हैं इजराइल पे ये। तो इजराइल और अमेरिका के लंबे समय तक ये रिश्ते अच्छे तो नहीं हो सकते, लेकिन अब इस समस्या का समाधान क्या हो सकता है, दुनिया सफर कर रही है। और मेन कारण है इजराइल, क्योंकि होर्मुज हो, चाहे ऊर्जा का संकट हो, इसका कारण इजराइल है। और जी। युद्ध इजराइल ने ही शुरू किया। अमेरिका ने, ये ट्रंप शुरू में कह चुके हैं, जब युद्ध शुरू हुआ था, उन्होंने कहा कि ये जब ब्रिटेन और फ्रांस, इन्होंने कहा कि भाई हमारे से तो पूछा ही नहीं है आपने, ऐसे ही युद्ध कर दिया। इवन जापान ने ये कहा कि आपने हमारे से नहीं पूछा। तो ट्रंप साहब ने जापान की प्राइम मिनिस्टर को कहा कि आपने पर्ल हार्बर पे अटैक किया था वर्ल्ड वार में, तो हमारे को पूछा था क्या? ये कोई सवाल नहीं होता, कोई जवाब नहीं होता है कि पर्ल हार्बर पे इंपीरियल जापान ने अटैक किया था तो पूछा था क्या? तो इस तरह का ट्रंप साहब का जवाब है। और उन्होंने कहा हमने तो इजराइल को फॉलो किया है, इजराइल का डिसीजन है। तो इस तरह की जब स्थिति बन रही है, मुझे लगता है इजराइल और अमेरिका के एकदम से टूटेंगे तो नहीं, वो अमेरिका की अपनी मजबूरी है, क्योंकि जी। उनका जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है मिडिल ईस्ट में, या डिफेंस का इंटरेस्ट है। लेकिन अमेरिका जो ये चाहता था कि मैं इजराइल को यहाँ का एक डोमिनेंट पावर बना दूंगा, जो मिडिल ईस्ट में अपने तरीके से चलाएगा, एक सुपर पावर के रूप में, रीजनल सुपर पावर के रूप में बनेगा, वो स्थिति अब नहीं बनेगी। और मुझे लगता है कि अल्टीमेटली पूरी दुनिया जो चाहती है कि पैलेस्टाइन और इजराइल दोनों साथ साथ रहे, वही एकमात्र सॉल्यूशन होगा। वो कब होता है, देखिए कितने साल लगते हैं, वो एक अलग बात है। और अगर वो समाधान हो जाए तो सब समाधान हो जाएंगे, इसके अलावा कोई समाधान नहीं है। जी। ठीक है सर। मैं करूंगा मेजर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह सर का। अच्छा सर, इसराइल की एयर डोमिनेंस के बावजूद भी
संघर्ष जो है वो इतना लंबा क्यों खींचता दिखाई दे रहा है, और लेबनानी सेना की जो सीमाएं हैं और चुनौतियां, उनको आप किस तरीके से देखते हैं, वो क्या क्या आप समझते हैं? जी साहिल भाई, बहुत ही अच्छा सवाल किया है आपने। देखिए, इज़राइल बर्दाश्त नहीं करता कि उनकी जितनी भी यहूदी हैं उनको कोई चोट पहुंचे, कोई नुकसान पहुंचे। जैसे कि आप शोले फिल्म देखी होगी लोगों ने, ये मैं लोगों को समझने के लिए कह रहा हूँ। उसमें कहता है, ठाकुर तुम एक मारोगे हम तीन मारेंगे, है ना। तो इसी तरीके से इसराइल की भी यही फिलॉसफी है। इतनी ये यहूदी एक टाइम पे हिटलर ने मार मार के कंसंट्रेशन कैंप में बहुत नाइंसाफी करी थी इनके साथ। तो आप देखिए, जो राख से उठकर आए, एक बहुत ही ताकतवर बन गए, लेकिन इतने ज्यादा ताकतवर बन गए कि भाई, तो इनकी लोग दाग दिया करते थे। लेकिन जिस तरीके से नेतन्याहू ने जो खात्मा करा है, एक तरीके से वो जेनोसाइड ही हुआ। वो क्या है, तो लोग अभी जो इनके पक्ष में थे वो भी थोड़ा इनके खिलाफ बोलने लग गए। और इसराइल की जो इमरजेंसी सर्विस है, मगन डेविड एडम ने बोला है कि एक इंसान था अभी, जो जब शूटिंग इंसिडेंट की बात कर रहा हूं मैं, जी। तकरीबन 30 साल का, इसमें ये पाया गया जिसमें कोई के जिंदगी के इसमें जिंदा नहीं था शायद, और बहुत से गहरे जख्म थे इसके अंदर। और कम्युनिटी ऑफ जार नतन, जो कि जार नतन जो है कि कुछ किलोमीटर दूर है वेस्ट बैंक से, वहां पर पाया गया। तो 30 साल का। और तो यहाँ पर देखिए, आतंकी हमले हो रहे हैं, फौज, इसके अलावा आईआरजीसी, इसके अलावा जो ईरान के प्रॉक्सी हैं, होइतुल्ला होइती, हिजबुल्ला, हमस। तो ये ईरान के आगे भी बहुत बड़ी चेतावनी है, द सेम टाइम बहुत बड़ी चुनौती भी है इसराइल के लिए भी। और जो इमरजेंसी सर्विस है उसने प्रोवाइड किए कि जो कि भाई ट्रीटमेंट हुए थे, शूटिंग के इंसिडेंट, जो आतंकी घटना हुई है अभी इसराइल के अंदर, बहुत बड़ी आतंकी घटना हुई है कि 50 साल का और 30 साल का। और जो पेट्रोल स्टेशन है, वो टाउन ऑफ यार कोचव यार की पेट्रोल स्टेशन है इसराइल के अंदर, वहां पर हुआ। तो और ये इस तरीके से, बल्कि एक इंसान जो कि 30 साल का जुर यजैक, और उसका जो हाथ जो है वो बहुत गहरी तरीके से जख्मी था। इस तरीके से हमले भी हो रहे हैं। तो ऐसे में शांति कहां पर आएगी? ऐसे में तो अगर ऐसे ही चलता रहा मामला, तो फिर ये बहुत ही पेचीदा मामला है। और इसमें जो सेना है उसके आगे चुनौती होगी, चेतावनी भी होगी। तो ये अभी वहां पर गल्फ के अंदर बदकिस्मती से शांति, मैं देख रहा हूं कि अभी बहुत दूर की बात है। अभी फिलहाल तो नहीं आने वाली है बदकिस्मती से, हालांकि मैं चाहता हूं कि वहां पर शांति आ जाए। जी साहिल भाई। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। करोड़ी सिंह सर, आपका धन्यवाद, शुक्रिया समय देने के लिए। और मेरे डॉक्टर मोहम्मद अली शाह सर, आपका धन्यवाद, शुक्रिया समय देने के लिए। काफी अहम बात आपने रखी है। देखते हैं आने वाले दिनों के अंदर क्या कुछ हालात बनते हैं, सुधरते हैं या और बिगड़ते हैं। धन्यवाद आप दोनों का। मिडल ईस्ट में बढ़ती आग अब सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं रही। लेबनान, गाजा, ईरान और खाड़ी में बढ़ता तनाव पूरी दुनिया की चिंता बन चुका है। एक तरफ युद्ध विराम की बातें हो रही हैं, दूसरी तरफ मिसाइलें, ड्रोन और हवाई हमले लगातार जारी हैं। सवाल सिर्फ क्षेत्रीय संघर्ष का नहीं बल्कि वैश्विक स्थिरता का है, क्योंकि हॉर्मुज से लेकर बेरूत तक उठती हर चिंगारी दुनिया की अर्थव्यवस्था, तेल बाजार और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित कर सकती है। अब नजरें कूटनीति पर हैं, लेकिन फिलहाल बारूद की गंध शांति की उम्मीदों पर भारी पड़ती दिखाई दे रही है। सवाल आज का में इतना ही। द अर्थ न्यूज पे खबरों का सिलसिला यूं चलता रहेगा। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।